चलिए आगे स्टार्ट कर रहे हैं ना। अच्छा इसे कंटिन्यू कर रहा हूँ, हाँ ठीक है। और याद रखिएगा सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करें सेशन को विद द क्वेश्चन। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसी चैप्टर के लिए और आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो पहले आप याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा उसे, फिर हम इसे कंटिन्यू करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। नहीं तो जीआरसी के पेपर में, जी हाँ अक्सर गवर्नेंस के पेपर में बच्चे यही कहते हैं कि सर समझ में नहीं आया है, क्वेश्चन कहाँ से आया है। तो क्वेश्चन कहीं से नहीं, बुक से ही आ रहा है, ठीक है। आप तो एक बार नोट कर लीजिएगा, आप जो देख रहे हैं आप लोग भी नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन बड़ा सिंपल सही है। देखिए रिस्क मैनेजमेंट में क्वेश्चन इस तरह से ड्रॉ हो सकता है कि रिस्क मैनेजमेंट, स्क्रीन पे देखिएगा, रिस्क मैनेजमेंट हैज बिकम द मैकेनिज्म टू मैनेज द रिस्क so that negative consequences are kept within the acceptable tolerance। ये क्वेश्चन एक एग्जाम के लिए प्रोबेबल है। In the light of this context, in the light of the आप लिख लो यार, लिखिए आप लिख लीजिएगा। In the light of this context, in this context, discuss, ये describe, ये explain, ये ऐसे भी आता है। In this context, the advantage of the risk management to the corporate, ठीक है। आई होप नोट कर लिया होगा। लगभग 4 या 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन डेवलप हो जाता है, तो इसे याद रखिएगा, नोट रखिएगा। अब जरा हम इस पर डिटेल में डिस्कस भी कर लेते हैं, ऑलराइट, कि कॉन्सेप्ट क्या है। क्योंकि याद रखिएगा जब भी कहा जाता है ना क्वेश्चन में इन दिस कॉन्टेक्स्ट, तो आपको पहले स्टेटमेंट को डिस्क्राइब करना चाहिए। मैंने बहुत बच्चों का कॉपी चेक करके देखा है कि कई लोग गलती क्या करते हैं, सीधा एडवांटेज दिखना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। कुछ नहीं करना है। अगर वो आप खुद ही देखो ना क्वेश्चन की डिमांड क्या है, वो कह रहा है रिस्क मैनेजमेंट हैज बिकम द मैकेनिज्म, याद रखिएगा, टू मैनेज, रिस्क मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट तो ऑफ कोर्स कंपनी में मिलेगा, बट वो कह रहा है रिस्क मैनेजमेंट हैज बिकम द मैकेनिज्म टू मैनेज रिस्क सो दैट द नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस आर केप्ट विद इन द एक्सेप्टेबल टॉलरेंस। जैसे एक एग्जांपल पे हमने पहले भी समझा, कई एग्जांपल दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा वापस, कि एक्सेप्टेबल टॉलरेंस क्या होगी। जैसे मान लीजिएगा कंपनी को पता है कि उसने जो भी प्रोडक्ट वो मैन्युफैक्चर कर रही है, ठीक है। अब मान लीजिएगा वो मैन्युफैक्चर करने के बाद में उसने फायर इंश्योरेंस नहीं लिया। एक फायर जो है अनफोर्सीन इंसिडेंट है, मतलब ऐसा हो सकता है फ्यूचर में हो जाए, और अगर हो गया और आपने कोई फायर इंश्योरेंस नहीं ले रखा है तो कंपनी के लिए डिफिकल्टी क्या आ जाएगा, सोचो, कंपनी को बहुत बड़ा लॉस होगा। अगर उसने फायर इंश्योरेंस ले रखा है तो कहीं ना कहीं वो उसको प्रोटेक्शन दे रहा है। तो रिस्क तो है, बिजनेस में रिस्क तो है, उसको अगर कंट्रोल करना है, मिटिगेट करना है, मैनेज करना है। 3 वर्ड याद रखिएगा, कंट्रोल, मिटिगेट एंड मैनेज, ठीक है। कंट्रोल, मिटिगेट, मैनेज करना है तो कंपनी क्या करेगी ऐसा केस में, फायर इंश्योरेंस ले लेगा। तो उससे वो जो रिस्क होगा वो एक्सेप्टेंस टॉलरेंस हो गई। एक्सेप्टेंस टॉलरेंस का मतलब, ठीक है इंश्योरेंस लिया, खर्चा किया, बट अगर इंश्योरेंस प्रोटेक्शन के लिए लिया है फ्रॉम द फायर, इन दैट केस अगेंस्ट द फायर फोर्स, तो क्या होगा, एक्सेप्टेंस टॉलरेंस हो गया। ठीक है भाई 100 रुपए खर्च करूंगा, लेकिन 100 रुपए खर्च करने के बाद मुझे कम से कम 1000 का प्रोटेक्शन मिल जाएगा। डिफरेंस क्लियर है। अब एग्जाम में आएगा क्वेश्चन, तो ये एग्जांपल आपकी समझ के लिए बताया है मैंने। ऑफ कोर्स अप्लाई होता है, कंपनी इसी तरह से अप्लाई करती हैं। हम टॉपिक को थोड़ा डिटेल में समझते आइएगा। मॉड्यूल 7 रखिएगा, आप लोग भी रखिएगा बेटा, ऑनलाइन जो देख रहे हैं फटाफट से ऑनलाइन रखिएगा। फटाफट ओपन कर लिया, क्या दिक्कत आ रहा है बताओ, क्लियर है। ऑलराइट चलिए आइए, इसके ना तो रहा है यार, चलो। Now, risk management is relevant to all organizations. Risk management is relevant to all organizations, चाहे वो लार्ज हो या स्मॉल हो। पहली बात ध्यान से रखिएगा, चाहे वो लार्ज हो स्मॉल हो, हर ऑर्गेनाइजेशन में ऑफ कोर्स जब लार्ज ऑर्गेनाइजेशन होगा तो रिस्क ज्यादा होगा कंपैरेटिवली स्मॉल, बट इट डजंट मीन दैट कि रिस्क स्मॉल कंपनीज में, ऑर्गेनाइजेशंस में नहीं होगा, ठीक है। तो कहता है इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस सपोर्ट द अकाउंटेबिलिटी। इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट किसी से सपोर्ट करेगा, अकाउंटेबिलिटी, परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड रिवॉर्ड। 3 बातों को क्या है मेरे साथ बोलिएगा, अकाउंटेबिलिटी, परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड रिवॉर्ड। बोलिएगा, आप बोलो परफॉर्मेंस, अकाउंटेबिलिटी कैसे बनेगा, कोई भी इंसिडेंट अगर होता है तो याद रखिएगा जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन होगा वो उसके लिए अकाउंटेबल होगा, ठीक है, तो आपको पता होगा। दूसरा परफॉर्मेंस मेजरमेंट, देख पाएंगे कि कहां कब आपने रिस्क को कंट्रोल करने के लिए, याद रखिएगा मिटिगेट करने के लिए और मैनेज करने के लिए जो एक्शंस लिए हैं वो एक्चुअली वर्क कर रहे नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो
अकाउंटेबिलिटी, परफॉर्मेंस, मेजरमेंट एंड लास्ट वन बोलिएगा रिवॉर्ड। बेनिफिट होगा तो रिवॉर्ड ही मिलेगा ना, बस पकड़ मारा है। एंड कैन enable the efficiency at all levels through the organization. Risk management requires a detailed knowledge and understanding of the organization, both internal and external, and the processes involved in the business. जैसे जिस नेचर का बिजनेस होता है ना, उसी के अकॉर्डिंग उसमें रिस्क इन्वॉल्व होगा। इंश्योरेंस बिजनेस के लिए जो रिस्क होगा वो याद रखिएगा एक ऑटोमोबाइल कंपनी के लिए नहीं होगा, बट ऑटोमोबाइल कंपनी के लिए जो रिस्क होगा वो इंश्योरेंस कंपनी के लिए नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दोनों के सेगमेंट, दोनों की इंडस्ट्री डिफरेंट है, ठीक है, दोनों का प्रोडक्ट डिफरेंट है, तो उसके अकॉर्डिंग रिस्क होगा। बैंक के लिए रिस्क क्या होगा? एक्सेसिव एनपीए बढ़ जाना, तो बैंक के लिए रिस्क हो गया एनपीए का बढ़ जाना। क्रेडिट रिस्क जो है बैंक में देखने को मिलेगा आपको, तो वो वहां पर उसी के उसके अकॉर्डिंग कंट्रोल किया जाएगा। तो पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? डिटेल्ड नॉलेज। रिस्क मैनेजर रिक्वायर्स व्हाट? डिटेल्ड नॉलेज। डिटेल्ड नॉलेज अबाउट द बिजनेस। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बिजनेस के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। दूसरा, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरनल एंड एक्सटर्नल, दोनों ही फैक्टर्स को कंसीडर करते हुए कि कंपनी के इंटरनल मतलब इंटरनल उसका मैनेजमेंट किस तरह से उस पर वर्क करेगा, एंड एक्सटर्नल फोर्सेस क्या होंगी जिसके लिए कंप्लायंसेस करने। फॉर एग्जांपल इंटरनल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग कंपनी के इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है, एंड एक्सटर्नल का मतलब यहाँ पे किस सेंस में कह रहा है, जो वो सप्लायर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करती है, कस्टमर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट करती है, या उसके जो हम बोलेंगे रेगुलेटर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं, कॉन्टैक्ट कह रहे हैं, ठीक है, इंटरैक्शन में जो भी होंगे। एंड द प्रोसेसेस इन्वॉल्व्ड इन द बिजनेस। क्या हो रहा है? पुट आउट। फिर to effectively manage this the risk and seize the opportunity within the every challenge, institution must manage a variety of business dimensions. अब ध्यान से सुनना है पे। To effectively manage risk, to effectively manage the risk and seize the opportunities. Let's understand, COVID-19 में आपने ऑब्जर्व किया बहुत सारे बिजनेस ने अपने आप को ऑनलाइन शिफ्ट किया, जैसे इंस्टीट्यूशन के में भी हुआ। अभी आज हम लोग आप लोग इतना बात कर रहे हैं, इसका रीजन है, अदरवाइज हम लोग ऑनलाइन कभी जाने का प्लान था ही नहीं हमारा, बट ऑनलाइन गए, आप लोगों की वजह से स्टार्ट किया, धीरे धीरे फिर इंडिया लेवल पे जाने लग गए और सब लोग अब देख रहे हैं, ऑलराइट, एंजॉय कर रहे हैं। तो क्या हुआ कि अभी क्या हुआ कि हम ठीक है, जो बिजनेसेस ऑफलाइन थे उन्होंने नया तरीका ढूंढा ऑनलाइन का। अब एक अपॉर्चुनिटी कैसे बन गया, वही देखो यहाँ पे कह रहा है टू इफेक्टिवली मैनेज द रिस्क एंड सीज द अपॉर्चुनिटी विद इन द एवरी चैलेंज। तो नया तरीका ढूंढ लिया, तरीका क्या हो गया? ऑनलाइन शिफ्टिंग हो गया। कई सारी कंपनीज ने, आपको पता है ये रियलिटी है, कई सारी कंपनीज ने जो अपनी मैन पावर थी उसे रिड्यूस कर दिया। मतलब किस लेवल पे? जिन्हें पता है कि जिनकी फिजिकल प्रेजेंस ऑफिस में होनी मैंडेटरी नहीं है, उनकी वर्किंग वर्क फ्रॉम होम से भी मैनेज हो सकती है। तो कंपनी ने देखा कि रिस्क क्या था कोविड में, अगर एक बहुत बड़ा ऑफिस ने मान लीजिएगा जगह ऑक्यूपाई की हुई है, उसका रेंट वो 5 लाख रुपीस पर मंथ दे रहा है, ठीक है, अब पता है कि वो मैन पावर आपने कम कर दिया, आपको इतने रिक्वायरमेंट नहीं है, तो उसने उसी 5 लाख की जगह 2 लाख रुपीस पर मंथ पे करके एक जगह ऑक्यूपाई कर लिया। प्रमांस क्या कर दिया? रेंट कम कर दिया। मैन पावर को बोला तुम घर से काम करो, उनको थोड़ा सैलरी भी इंक्रीज कर दिया। तो कंपनी ने रिस्क था कि बिजनेस कैसे रन करेंगे, उसी को इफेक्टिवली याद देखिए, एक अपॉर्चुनिटी बना के अपॉर्चुनिटी को सीज भी किया। तो कब पॉसिबल है? जब आप रिस्क को इफेक्टिवली मैनेज करना जानते हैं। Now, institution must manage in variety of dimensions, ठीक है, business dimensions. In today's world, they must focus on the maximize digital capabilities, building ongoing expertise. Maximize digital capabilities. Digital capabilities जो वर्क आपको लगता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ चीज़ों को मान लीजिएगा पहले रिकॉर्ड करना बड़ा मुश्किल था, जैसे अभी डिजिटलाइजेशन से पहले क्या हो रहा है, और सारे जो भी डेटा से रिकॉर्ड हो रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल इन पेपर फॉर्म में, ऑफकोर्स पेपर फॉर्म हो रहा है, अब इसकी रिपोर्टिंग होगी, तो इट विल टेक टू मच टाइम, ठीक है। जस्ट इमेजिन जैसे ही चीजों को कंप्यूटराइज फॉर्म में किया गया तो आपका वर्क करने का स्पीड फास्ट हो गया, एक ही समय में आप काफी सारे मल्टीपल वर्क कंप्लीट कर सकते हैं। तो कह रहा है यहाँ पे क्या चीज है, इन टुडेज वर्ल्ड दे मस्ट फोकस ऑन मैक्सिमाइजिंग डिजिटल कैपेबिलिटीज, बिल्डिंग ऑनगोइंग एक्सपर्टाइज, ड्राइविंग फ्लूइड कोलैबोरेशंस। ड्राइविंग फ्लूइड कोलैबोरेशंस बेटा बता रहे हैं, ड्राइविंग फ्लूइड कोलैबोरेशंस मतलब क्या होता है, किसी भी प्रॉब्लम का मिलकर कोई कॉम्प्लेक्सिटी है, कोई प्रॉब्लम्स अराइज हुई, उसको मिलकर सॉल्यूशन फाइंड आउट करना। जैसे ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट लेवल पे प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे अकाउंट डिपार्टमेंट में एक अलग चैलेंज हो सकता है, एचआर डिपार्टमेंट अलग प्रॉब्लम हो सकता है,
फाइनेंस डिपार्टमेंट अलग प्रॉब्लम हो सकता है, प्रोडक्शन वाला हो सकता है। बट अगर सेल बात खड़ा हो जाता है कि कंपनी का बिजनेस एक्सपांशन में कैसे जाए, तो क्या सेल बहुत कम हो रहा है, ठीक है, नया प्रोडक्ट डेवलपमेंट करना है, तो सारे डिपार्टमेंट्स आपस में मिलकर, क्योंकि सभी का जरूरत पड़ेगा। और 4 इंपॉर्टेंट पिलर्स आजकल कौन से, 5 एक्चुअली कहा जाता है, प्रोडक्शन, फाइनेंस, मार्केटिंग, एचआर एंड आईटी। ये पांचों डिपार्टमेंट मिलकर जब अपना किसी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन निकालेंगे, तो उसको वो बोल रहे हैं हम यहाँ पर ड्राइविंग फ्लूइड कोलैबोरेशंस, डेवलपिंग टॉप नॉच एनालिस्ट। टॉप नॉच समझते हैं ना, फ्रॉम द टॉप नॉच, बेटा बोलते हैं ना, टॉप लेवल या एट द फर्स्ट लेवल। तो एक ऐसा होना चाहिए टॉप नॉच एनालिस्ट, ताकि यू नो व्हाट, ऊपर से नीचे तक हायरार्की सिस्टम से भी हम देखें तो कंपनी में हर एक पॉइंट पर, हर एक जहां चैनल रिपोर्टिंग की जा रही है या रिस्क जहां जहां इन्वॉल्व है फैक्टर में, हर एक लेवल पे एनालिसिस हो। एंड फोरकास्टिंग द रिस्क कल्चर दैट कैन विथस्टैंड डिसरप्टिव चेंजेस। अब कई सारे चेंजेस होंगे, देखिए समझिएगा, डिसरप्टिव चेंजेस क्या हो सकते हैं, किसी बिजनेस, अच्छा बिजनेस का तरीका बदल रहा है, अगर बिजनेस का तरीका बदल रहा है, बिजनेस करने का तरीका बदल रहा है, तो आपको भी बदलना होगा। जैसे हमने नोकिया का एग्जांपल देखा था कि उसके साथ में क्या चैलेंज आया था, ऑब्सोलेंस रिस्क। क्या हुआ, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आए और वो पुरानी टेक्नोलॉजी, वो या जो कस्टमर प्रेफरेंस टेक्नोलॉजी है, उस टेक्नोलॉजी को उसने ऑप्ट नहीं किया। कोडैक के कैमरास में भी यही प्रॉब्लम था, उन्होंने रील वाले कैमरास को ही बना के चलाने की कोशिश करी, बट डिजिटल कैमरास ऑफ कोर्स लोगों की पसंद बने, और वो भले ही कोडैक इन्वेंशन किया था कैमरा का, लेकिन वो नहीं सक्सेसफुल हुआ, ठीक है। ऐसे ही कई ऐसे और एग्जांपल हैं, बट लोगों ने क्या किया, उन्हीं चीजों को जो टेस्ट थे लोगों ने, उन्हें प्रेफरेंस किया, तो बिजनेस भी उसी के अकॉर्डिंग चेंज होगा। क्लियर। अब देखिएगा, एक यहां पर हम डेफिनेशन क्या देखेंगे। रिस्क मैनेजमेंट इज अ टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब the processes which aim to assist organizations to identify, understand, evaluate। बेटा ध्यान से देखिएगा, आइएगा स्क्रीन पे पूरा फोकस रखिएगा आप लोग। क्या करा है, assist organization to what, identify, understand, evaluate and take action, identify, understand, evaluate and take action on their risk with a view to increasing the probability of their success and reducing the impact and likelihood of failure। किस तरह से हेल्प करेगा, आइडेंटिफाई करना, अंडरस्टैंड करना, क्योंकि वो रिस्क आपके लिए रिस्क है भी नहीं, दिस इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये भी बहुत जरूरी है समझने के लिए। जैसे अगर एग्जांपल समझेगा, फ्यूल का प्राइसेस हाई हो गया और एक कंपनी जो है वो ट्रांसपोर्टेशन के बिजनेस में है, तो उस बात का ध्यान रखेगा और सब उसका इंपैक्ट ऑलमोस्ट सभी इंडस्ट्रीज पे जाएगा, ठीक है, फ्यूल के प्राइसेस बढ़ने से। बात पकड़ में आ रहा है। अच्छा, अगर ऐसा होता है कि मान लीजिएगा ऑटोमोबाइल में अगर मान लीजिएगा जो अगर हम बात करें रेगुलेटरी रिफॉर्म करने के बाद में, अगर आप कार खरीद रहे हैं तो उस पर इनकम टैक्स, जो टैक्स लायबिलिटीज हैं वो इंक्रीज कर दी गई। अगर आप परचेज कर रहे हैं ऑटोमोबाइल्स, कार खरीद रहे हैं, उस पर टैक्स लायबिलिटीज इंक्रीज कर दी, तो लोगों को क्या होगा, खरीदने में मजा नहीं आएगा, बोलेंगे यार अच्छा, जो अफोर्ड करना चाहते हैं कर सकते हैं, उनकी तो बात अलग है, ठीक है, लेकिन जिनको लगता है कि हाँ हमारी बजट कार है, मैं उसे खरीदना चाहता हूँ और उसका बजट मान लीजिएगा 5 लाख रुपीज है, उसे प्लान किया हुआ है। सपोज अगर एक नया रेगुलेटरी रिफॉर्म आया और बोला कि जी इनका भी प्राइसेस बढ़ जाएंगे और हर एक कार पे अगर मान लीजिएगा 1 लाख रुपीज तक इंक्रीज हो गए, तो याद देखिएगा जो एक बेचारा अपना बजट प्लान करके जा रहा है उसके लिए तो बड़ा डिफिकल्ट हो गया परचेज करना, तो इससे कंपनी पे इंपैक्ट आएगा, क्या उसकी सेल पे इंपैक्ट आएगा। बात पकड़ में आ रहा है। तो ये पहले समझेंगे कि आइडेंटिफाई करना, अंडरस्टैंड करना, इवैल्यूएट करना, देन टेक द एक्शन, कि वो अगर रिस्क आपके लिए है तो देन यू विल टेक द एक्शन ऑन द रिस्क एंड विद अ व्यू टू इंक्रीजिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर सक्सेस, रिड्यूसिंग द इम्पैक्ट एंड लाइक्लीहुड ऑफ फेलियर। अब अगर हमारे प्रोडक्ट में टेक्नोलॉजी का ही जरूरत है सिर्फ, तो हम टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करेंगे। इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट गिव्स कंफर्ट टू शेयर होल्डर्स, customers, employees, other stakeholders and society at large that a business being effectively managed and also help the company or organization confirm its compliance with corporate governance requirements। Oh my God, simple सा तो है, कैसे कस्टमर्स को हेल्प करेगा, रिस्क अगर मैनेज रहेगा तो ऑफकोर्स कस्टमर्स आपके सेटिस्फाइड रहेंगे, आप टाइमली डिलीवर कर पाएंगे, सेटिस्फाइड कर पाएंगे, एट द बेस्ट एंड चीप प्राइसेस पे आपको उसको प्रोडक्ट्स अवेलेबल करा पाएंगे, एम्प्लॉयज का सैलरी टाइम पर पे होगा, बोनसेस उनको अनाउंस किया जाएगा, रेगुलेटर्स को आप सेटिस्फाइड करेंगे, टाइमली कंप्लायंस करेंगे, सारी चीजें मैनेज होंगी जब। क्लियर ना। ऑफ कोर्स better risk management techniques provide early warning signals so that the same may be addressed in time।
The traditional concept of natural climates like fire, earthquake, flood, etc. were only treated as a risk and keeping the safeguard against guarding equipments were assumed to have a mitigated risk. अब ये क्या होता है, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि अर्थक्वेक आएगा तो आप क्या कर रहे हैं, ये फायर जो है फायर एक्सटिंग्विशर अपने यहाँ इंस्टॉल कराएंगे, ठीक है, या आपको लगता है अर्थक्वेक है तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना स्ट्रक्चर जो भी बिल्डिंग स्ट्रक्चर है वो प्रिपेयर कराएंगे कि आपको लगता है कि यहाँ पे अर्थक्वेक ज्यादा आता है या अक्सर रहता है इशूज, तो आप अपना जो भी आर्किटेक्चर से डिस्कस करेंगे फैक्ट्री का डिजाइन या बिल्डिंग का डिजाइन है उसी के अकॉर्डिंग आप प्रिपेयर करवाएंगे क्या हो रहा है। ये क्या कर रहे हैं, जब इसके अकॉर्डिंग आप कुछ इक्विपमेंट्स सेफ गार्ड इक्विपमेंट्स यूज करते हैं तो क्या है वो रिस्क को मिटिगेट किया जा रहा है, मिटिगेट ही हो रहा है, ठीक है। But due to the rapid changes in the technologies, business dimensions and the complexities, the regulatory changes and the environmental concerns, new and various type of risk have emerged. But sir बहुत सारे factors हैं, technological changes, business environment change हो गया, regulatory changes आ रहे हैं, ये सारे के changes क्या होगा, business को rapidly impact करेंगे। So in the era of fast changing global economy, multiplicity of legal compliances, cross-border business transactions, and to ensure the survival, viability and sustainability of business and the management of various type of risk have gained utmost importance. जैसे यहाँ पे कह रहा है risk management requires commitment from the top management, क्योंकि पॉलिसीज कौन बनाएगा, टॉप मैनेजमेंट, एंड उसकी एग्जीक्यूशन भी नेसेसरी है। सो इट इज नो लॉन्गर अ डिस्क्रिशन, ठीक है, it is a tool necessary to have for creating opportunities for the businesses as they develop during the risk management process, thus देखो यहाँ से हाईलाइट करना, risk management process provides a framework to, दो इंपॉर्टेंट बातें, ensure that all foreseeable risk involved are actually understood, like आपको लगता है फायर अगर लगा तो नुकसान हो सकता है तो प्रोटेक्शन लीजिए, इंश्योरेंस करवाइए, ठीक है। अगर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं स्ट्राइक हो सकता है, देखते हुए आपको लग रहा है तो उसके अकॉर्डिंग अगर लगता है कि अगर उनकी आप डिमांड फुलफिल कर सकती है मैनेजमेंट विदाउट बियरिंग एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट, अगर मान लीजिएगा लॉकडाउन का हो गया, सॉरी समझिएगा स्ट्राइक हो गया, अब स्ट्राइक होने के बाद में और कंपनी का ऐसा पीक टाइम चल रहा है जिसे बोलते हैं सीजनेबल बिजनेस में पीक टाइम है, प्रोडक्शन करवाना ही करवाना है, बहुत ज्यादा जरूरी है, और अगर उस टाइम अगर मान लीजिएगा 5 दिन का भी स्ट्राइक हो गया तो कंपनी को बहुत बड़ा लॉस जाएगा, और उसके अगेंस्ट कस्टमर की जो डिमांड लेबर की जो डिमांड है बहुत जेन्युइन है, तो अगर उसको पूरा किया सकता है तो ऑफ कोर्स, या ऐसे टाइम पीरियड में आप उनको अच्छा बोनसेस दे रहे हैं, ठीक है, इंसेंटिव्स दे रहे हैं, तो वो मोटिवेटेड रहेंगे, उनको अलग से एक्स्ट्रा केयर किया जा रहा है। ये क्या है, ऐसे फोर्सिबल जिन्हें आप कह सकते हैं कि हाँ ये पॉसिबिलिटीज ऐसे रिस्क हो सकते हैं, तो उनके लिए एक्शन लेना। So actually understood and accepted before the important decisions are taken. Alright? अच्छा लगता है ना, एक दूसरा भी एक और एग्जांपल है, मान लीजिएगा क्या हुआ, एक आसपास कई बार क्या होता है ना, नया जैसे इलेक्शंस होते हैं तो कोई भी नई गवर्नमेंट आती है तो उसके अपनी एम्स एंड एस्पिरेशंस होती हैं, है ना, उसको करवाएगी, अप्लाई करवाएगी सोसाइटी में। अब इसके लिए वो क्या करेगा, पहले क्या होना जरूरी है उसके लिए, वो आप बिजनेस करना चाहते हैं और आपको लगता है कि गवर्नमेंट कुछ और प्लान्स लेके आने वाली है और आप नया प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हैं, सो बी अवेयर। अच्छा एक और जैसे अभी एक और देखने को चीज मिला, अभी क्या हुआ है ना, आपने देखा कोविड के बाद से कुछ लोगों में कई लोगों में, अब तो बात ठीक है वो वापस वही आ गया है, कई लोगों में अवेयरनेस आया कि नहीं यार प्रॉपर हैंड क्लीन होने चाहिए, सारी चीजों को वो है ना सैनिटाइज होना जरूरी है प्रॉपर। अब इसके बाद में क्या हुआ, आपने देखा ना कि कई सारे कंपनीज ने एडवर्टाइजमेंट्स बनाना स्टार्ट किया, उसमें बोला कि जेम्स को मारे और नुकसान होने से बचाए, 99% आप बैक्टीरिया खत्म हो जाएंगे, अब ये आ गया है और ये प्रोटेक्शन देता है। तो कहीं ना कहीं इन चीजों ने अवेयर किया कि आपके अगर प्रोडक्ट्स, अब कई जगह सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को भी फॉलो किया गया, आपने देखा होगा है ना, गर्ल्स को तो पता ही होगा इसलिए से बात कि ब्यूटी पार्लर एट होम हो गया था, है ना, आपको पार्लर जाने का जरूरत नहीं है, वो किट लेके आपके यहाँ आ जाएंगे। सो क्या है ये सारी चीजें वो कि ऐसा अगर फ्यूचर में होगा तो उसके लिए आप अगर कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं या कोई नया प्रोजेक्ट लाइन स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको फैक्टर देखने होंगे पहले कि कौन कौन से फैक्टर्स जो रिस्क इन्वॉल्व हैं। सेकंड कहता है मॉनिटर द न्यू प्रोजेक्ट्स एंड ऑनगोइंग ऑपरेशंस टू एंश्योर दैट दे कंटिन्यू टू डेवलप सेटिस्फैक्टरी एंड नो प्रॉब्लम्स और न्यू रिस्क एमर्ज। ये देखिए ये बात जो सेकंड में बोला मॉनिटर करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपने एट द स्टेज ऑफ प्लानिंग
आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि हाँ ये रिस्क हैं, प्रोबेबल रिस्क हैं और आप उसके लिए प्रिपेयर हैं, बट इट डजंट मीन दैट कि उसके बाद रिस्क नहीं हो सकता। रिस्क इमर्ज हो सकते हैं। क्या नए रिस्क इमर्ज होंगे वो कब पता लगेगा? जब आप एग्जीक्यूशन करेंगे। आपने अपना प्लान एग्जीक्यूट किया, जो भी आपका प्रोजेक्ट है उसको एग्जीक्यूट किया और ये आपने सारे फैक्टर्स कंसीडर कर लिए कि ये प्रोबेबल रिस्क की वजह से हो सकते हैं, बट लेटर ऑन अगर आप उसमें कंसीडर क्या करेंगे कि जो एग्जीक्यूट कर रहे हैं सेंस क्या होगा कि आप मॉनिटर भी कर सकें उसको, टाइमली क्या कर सकें, मॉनिटर भी कर सकें। ऑलराइट, नाउ सेकंड देखते हैं। इसके बाद में इट इज डिजायरेबल टू हैव अ होलिस्टिक अप्रोच टू रिस्क मैनेजमेंट दैट अवॉइड्स कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ रिस्क। देखो, कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ रिस्क, कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ रिस्क क्या कह रहे हैं, कैसे? रिस्क मैनेजमेंट इज अ पार्ट ऑफ द कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी. It is a key management tool to safeguard the business assets to be under use for productive purposes. Risk management is a logical and systematic process of establishing the context. क्या क्या चीज आती है देखेगा, हाईलाइट करो। आइडेंटिफाइंग द रिस्क, क्या करेंगे? आइडेंटिफाइंग द रिस्क, ठीक है। एनालाइजिंग, इवैल्यूएटिंग, ट्रीटिंग, मॉनिटरिंग एंड कम्युनिकेटिंग रिस्क। ये कुछ स्टेप्स होंगे जब हम आगे डिस्कस करेंगे। रिस्क एसोसिएटेड विद द एनी एक्टिविटी, फंक्शन और प्रोसेस इन अ वे दैट enables an organization to minimize losses and maximize opportunities. अब ये सब जो हमने डिस्कस किया है, ये सब को अचीव करने क्या बेनिफिट होगा? अब अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में, मान लीजिएगा कि अगर जो मैंने बताया आपको, रिस्क मैनेजमेंट हैज बिकम, देखिए ऊपर देखिएगा स्क्रीन पे, has become the mechanism to manage the risk so that negative consequences are kept within the acceptable tolerance. In this context, discuss what risk benefits of risk management. तो पहले हमें ये, आई होप ये कॉन्टेक्स्ट पूरा जो हमने डिस्कस किया अभी तक पैराग्राफ आपको समझ में आया होगा, ठीक है। एंड देन उसके बाद हमको डिस्क्राइब करना है इनके बेनिफिट्स को, क्या क्या एडवांटेजेस हैं। आइए फटाफट से देख लेते हैं, इसको इंपॉर्टेंट है। रिस्क मैनेजमेंट प्ले अ वाइटल रोल। अब देखो ये भी क्वेश्चन है अपने आप में ही, ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिएगा, ये बता रहे हैं। अब एक बात समझ के चलिएगा, आप गवर्नेंस के एग्जाम में जितना थॉरली और क्वेश्चन प्रोबेबल एरिया देखेंगे आपको बहुत इजी रहेगा। एंड इन रियलिटी ना टेस्ट सीरीज हम लोग इसे ही करते हैं ना, तो मैं आपको पहले बता रहा हूं कि क्वेश्चन एक और है, देखो यहाँ पे। रिस्क मैनेजमेंट प्लेज अ वाइटल रोल इन स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, कमेंट, डिस्क्राइब, डिस्कस, एक्सप्लेन। ऑलराइट, इट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। कहता है क्या है आपकी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में, क्योंकि सीधी बात है, आपका कोई भी प्लान जो आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं, करना चाहते हैं, आप एक बात सोचेगा, आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आप एग्जाम की प्रिपरेशन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप सीएस बनना चाहते हैं। तो आपको लगता है क्या क्या रिस्क इन्वॉल्व है। रिस्क क्या मतलब, कौन कौन से सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिसमें सब्जेक्ट्स में आपको थोड़ा डर लगता है, उसमें कमांड नहीं है। उन सब्जेक्ट्स में आप देखें कौन कौन चैप्टर्स ऐसे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बट मुझे अच्छे से नहीं आता है, मुझे अच्छे से सीखना है, ठीक है। फिर इसके अलावा और क्या होंगे कि मैं कितना सेटिंग आवर्स में पढ़ सकता हूँ, कितना फोकस होकर मैं पढ़ सकता हूँ, इसके लिए रिलेवेंट मटेरियल क्या क्या अवेलेबल है, कौन कौन से अमेंडमेंट्स मुझे एक्चुअली पढ़ने जरूरी हैं, कौन सी बुक्स मैं रेफर कर सकता हूँ, मुझे राइटिंग प्रैक्टिस करके देखना होगा क्योंकि 3 आवर का ड्यूरेशन होगा। ये सारे फैक्टर्स हैं, तो आप पहले से प्लान कर रहे हो ना, तो ये क्या स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। सो क्या है, रिस्क मैनेजमेंट प्लेज अ वाइटल रोल इन स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एज वेल एज इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। जो भी आपका प्रोजेक्ट है, आपका सीएस बनना एक प्रोजेक्ट है, उसे अचीव करना चाहते हैं, तो उसमें क्या होगा, इसका एक इंटीग्रल पार्ट है। An effective risk management plan focuses on identifying, assessing possible risk. Some of the key advantages of having the risk management as under. Let's discuss. Risk management is a long run away, always result in. अब देखो यहाँ पर पॉइंट सिखा रहा हूँ कैसे याद करते हैं, इनको हाईलाइट करना। क्या करता है? Significant cost saving and prevent the wastage of time. अब अगर इतना भी कीवर्ड आपके माइंड में रह जाता है तो आपके लिए एग्जाम में लिखना इजी होगा। क्या कह रहा है? सिग्निफिकेंट ऑफ कॉस्ट सेविंग एंड प्रिवेंट वेस्टेज ऑफ टाइम। वापस बोलिएगा, वापस बोलिए आप लोग भी। क्या कर रहा है? सिग्निफिकेंट ऑफ कॉस्ट सेविंग्स एंड प्रिवेंट करता किससे? प्रिवेंट करता वेस्ट ऑफ टाइम से। एंड एफर्ट्स इन फायर फाइटिंग, इट डेवलप्स रोबस्ट कंटीजेंसी प्लानिंग। अब कॉस्ट सेविंग कैसे होगी आप सोच के देखिएगा। जैसे अगर हमने फायर इंश्योरेंस हमारे एग्जांपल में लिया था, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। फायर का इसलिए बता रहे हैं क्योंकि रीजन है, आपके दिमाग में एक बार सेट हो जाए वो। तो लास्ट सेशन में क्या हुआ, इतनी बार समझाए तो मैं एक भी एग्जांपल पर तो मेरा कैच नहीं हो फिर बाद में।
So that's why I'm taking the example of fire. All right. Now listen very carefully. क्या कर रहे हैं, फायर अगर आपने इंश्योरेंस ले लिया अपनी कंपनी के लिए तो आपको बेनिफिट क्या रहेगा, अगर ऐसा कोई मिसहैपनिंग हो भी गया तो आपका ना कहीं प्रोटेक्शन है कि आप इंश्योरेंस क्लेम कर लेंगे। अच्छा, और एग्जांपल सुनो ध्यान से, अगर आपको पता है आपको फ्यूचर में बिजनेस करने के लिए रिजर्व्स क्रिएट कर रहे हैं, आप बिजनेस एक्सपांशन में जाएंगे तो आप क्या करते हैं, थोड़ा रिजर्व क्रिएट करते हैं, ठीक है। अब वो रिजर्व प्रॉपर्ली अगर आप रखेंगे तो आप फ्यूचर में आपके लिए बिजनेस करना इजी होगा, ठीक है। लेकिन वो सब कब पॉसिबल है, जब वो सारी चीजें प्रॉपर्ली मैनेज्ड हैं, तो आपकी कॉस्ट सेविंग होगी। आप कंप्लायंसेस अगर करते हैं ड्यू टाइम पे करते हैं, टाइमली करते हैं कंप्लायंसेस, तो पेनल्टीज नहीं लगेगा, कॉस्ट सेविंग होगा। प्लस आगे कहता है प्रिवेंट वेस्टेज ऑफ टाइम। अब अगर कोई चीज नुकसान हो गया फिर उसको रिफॉर्म करने में फिर वक्त जाता है ना, तो प्रिवेंशन ऑफ टाइम। इट कैन हेल्प प्लान एंड प्रिपेयर फॉर अपॉर्चुनिटीज दैट अनरेवल ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रोजेक्ट और बिजनेस। देखिए यहाँ पे कह रहा है इट कैन हेल्प प्लान एंड प्रिपेयर फॉर opportunities that unravel during the course of project or business। अब ऐसी मुश्किलें जो बेसिकली क्या होता है, मैंने जैसे बताया आपको, प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया, प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले आपने प्लान किया कि ये पॉसिबल रिस्क हैं, ये रिस्क आएंगे तो हम इसके लिए बैकअप प्लान हमारा क्या है। बट प्रोजेक्ट ऑनगोइंग होने के बाद, स्टार्ट हो गया, उसके बाद जब प्रोजेक्ट चल रहा है तब हमें पता लगता है कि ये रिस्क भी इसमें आ गया। फॉर एग्जांपल, प्रोडक्ट जब आपने लॉन्च किया मार्केट में तो एक नया टेक्नोलॉजी के साथ लॉन्च किया, बट 6 ही महीने के अंदर कॉम्पिटिटर ने बेटर टेक्नोलॉजी के अंदर प्रोवाइड कर दिया। खास तौर से चीज हमको देखने मिली स्मार्टफोन्स में, आपने देखा ना स्मार्टफोन्स के अंदर ये हमको देखने को अक्सर मिला, ठीक है। नए फोन्स इमीडिएटली ओप्पो, वीवो, सैमसंग, नोकिया तो हटा के बाहर ही फेंक दिए उठा के। तो ये क्या सीन था ये एक्चुअली, कि आगे भी प्रोजेक्ट स्टार्ट होने के बाद चैलेंजेस आ सकते हैं। किसी ने, अब जैसे एक एग्जांपल समझेगा, कोविड से पहले कई लोगों ने क्या किया, जिन्होंने अपना हेल्थ क्लब स्टार्ट किया, कोविड और हेल्थ क्लब के लिए उन्होंने 10 लाख 20 लाख तक के लोन्स बैंक से लिए, एंड 1 महीने बाद ही कोविड अनाउंसमेंट हो गया, लॉकडाउन। अब ये क्या दिक्कत आ गया, उसने जो प्लान किया होगा, वो प्लान क्या किया होगा उसने कि कॉम्पिटिटर से कैसे डिफीट करना है, हेल्थ के लिए क्या और बेटर चीजें हो सकती हैं जो हम अपने कस्टमर्स को दे सकते हैं, बट लॉकडाउन ही आ गया तो अभी एक डिफिकल्टी राइज होगी उनके लिए। बात पकड़ में आ रहा है, तो ये और रिस्क बाद में भी राइज हो सकते हैं। तो क्या कर रहा है, आपको रिस्क मैनेजमेंट हेल्प करेगा, प्रिपेयर फॉर अपॉर्चुनिटीज दैट अनरेवल ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रोजेक्ट और बिजनेस। रिस्क मैनेजमेंट इंप्रूव्स द स्ट्रेटेजिक एंड बिजनेस प्लानिंग। इंप्रूव क्यों, क्योंकि जब रिस्क मैनेजमेंट होगा तो आपकी स्ट्रेटेजी और भी, आप रिस्क मैनेजमेंट होगा तो प्रॉपर आप बेटर प्लान कर सकते हैं अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, क्योंकि आपने ऑल प्रोबेबल रिस्क को आइडेंटिफाई किया। एंड रिड्यूस द कॉस्ट बाय लिमिटिंग द लीगल एक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ ब्रेकेज। देखिएगा कई बार क्या होता है, आपको पता है कि आपको पर्टिकुलरली यहाँ पे क्या ना, लीगल एक्शंस, लिमिटिंग द लीगल एक्शंस। आप जब भी किसी पर्टिकुलर वर्क को स्टार्ट करते हैं, ठीक है, उसका एक प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर को आपने फॉलो किया। लेट्स एग्जांपल ऑफ इट, आपको कोई बिजनेस स्टैब्लिश किया, आपने उसके लिए लाइसेंसिंग के लिए अप्लाई किया, बिजनेस लाइसेंस आपको ग्रांट कर दिया, उसमें आपको कुछ टर्म एंड कंडीशंस बताइए। अगर आप उसके अकॉर्डिंग अगर बिजनेस कर रहे हैं तो कोई इश्यू नहीं है। आपको पता है कि कंपनी बिजनेस एक्सपांशन चाहती है और उसे ग्रीन बेल्ट एरिया में अपनी फैक्ट्री एस्टैब्लिश कर दी, तो उसके लिए क्या डिफिकल्टी आ जाएगी कि प्रिंट भाई अलाउड ही नहीं है। जब अलाउड नहीं है तो पूरा खर्चा हो गया ना अच्छा खासा, तो आपको ये भी हेल्प करेगा। इंप्रूव, तो पहला क्या देखा, सिग्निफिकेंट कॉस्ट सेविंग एंड प्रिवेंट रिस्क, wastage of risk, ठीक है, sorry, wastage of time, okay, wastage of time, all right। Prepare for the opportunities that unravel what during the course of projects and business or business project या business, business की बात करेंगे तो all over हम बात कर रहे हैं, ठीक है। Third one is improve the strategic business planning, all right, and limiting the cost of legal actions। Next one is improve reliability among the stakeholders, लीडिंग टू एन एनहांस्ड रेपुटेशंस। उसका फायदा क्या होगा, आपकी रेपुटेशन बढ़ेगी, लोगों को भरोसा होगा, अगर जिस तरह कमिटमेंट करती है ऑर्गेनाइजेशन वो पूरा भी करती है। एंड साउंड रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस रीअश्योर्ड की स्टेक होल्डर थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। साउंड रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस रीअश्योर्ड की स्टेक होल्डर्स। देखिए बैंक, एक एग्जांपल लेके बता रहे हैं, बैंक भी आपको जब फंड प्रोवाइड करता है तो सारे फैक्टर्स को देख के करता है ना। अब उसको इस बात पे भरोसा रहेगा कि आप, अगर आपकी कंपनी हर लेवल पे चीजों को, रिस्क को मैनेज करना जानती है, जैसे मैंने कहा टेक्नोलॉजिकल चेंज आते हैं तो उसको स्विच करना इजीली, उन्होंने स्विच करना जानती है कैसे उनको नया प्रोडक्ट के साथ नए चीज से डील करना है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया था कि कोविड के अंदर लोगों ने कई सारे बिजनेस जो थे उन्होंने ऑनलाइन शिफ्ट किया, तो उन्होंने रिस्क को रिस्पॉन्ड किया। अब
कोई भी स्टेक होल्डर होगा वो समझता है कि ये कंपनी ऐसी है कि कोई भी चैलेंजेस आएंगे उसको इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करना जानते हैं। अच्छा, जैसे हम बहुत सारे एंटरप्रेन्योर, एलॉन मस्क हैं, या हम बात करें इधर बिल गेट्स की बात कर सकते हैं, वॉरेन बफेट्स हैं, ठीक है, हम टाटास की बात करें, ठीक है, ये लोग कैसे एंटरप्रेन्योर्स हैं, ये जानते हैं कि रिस्क को कैसे मिटिगेट करना है, कंट्रोल करना है, मैनेज करना है, और इनकी वजह से ही याद रखिएगा इनका एक मार्केट में एक अच्छी गुडविल, एक आइडेंटिटी है, और जो स्टेक होल्डर्स हैं दे बिलीव कि हाँ अगर हम पैसा अपने टाटास को दे रहे हैं सो आवर मनी इज इन अ सेफ हैंड। ऑलराइट, आई होप ये पॉइंट्स क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं होगा। कोई भी डाउट है, क्वेरी है, याद रखिएगा NRK9 का व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए एंजॉय कीजिएगा, मिलते हैं, गुड बाय, टेक केयर। आप बैठ जाओ, हिलने का जरूरत नहीं है।